हेलो गाइस, दिस इज कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है टाइड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ ओशन करंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, क्या कह रहा है टाइड्स के बारे में? देखो, टाइड्स के बारे में पता है, हिंदी में ज्वार और भाटा बोलते हैं कि सी लेवल जो है, समुद्र का जो पानी है किनारों पर, कई बार उसका लेवल जो राइज कर जाता है और फिर लो कर जाता है। इसको हम टाइड बोलते हैं और ये एक पीरियोडिकल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होता है। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन में क्या कह रहा है। पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल वंस और ट्वाइस ए डे मेनली ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड। समझे क्या कह रहा है टाइड के बारे में? कि पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, कि सी वाटर का पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद राइज करना है और फॉल होता है। ठीक है, और लेकिन इसका जो मेन ये दिन में एक बार भी हो सकता है, दिन में दो बार भी होता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि इस राइज एंड फॉल का जो रीजन होगा वो रीजन होगा सन और मून का अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है कि सन और मून तो हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो हमेशा काम करनी चाहिए, तो फिर ये पीरियोडिकल क्यों है? ये हमेशा ऐसा क्यों नहीं हो रहता? कभी कभी क्यों होता है? या दिन में दो बार या तीन बार ही क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि फोर्स बढ़ जाती है या घट जाती है जिसकी वजह से राइज एंड फॉल होता है? तो वो ऐसा होता है कि सन, मून और अर्थ हमेशा एक दूसरे के तीन चार तरफ घूमते रहते हैं। मतलब सन सेंटर में, अर्थ रिवॉल्व कर रही है और अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन दिन में कुछ बार एक ये ऐसी कंडीशन आती है कि सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सन और मून और अर्थ जब एक लाइन में होते हैं तो ये मून जो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पुल बढ़ जाता है। मून वैसे नहीं खींच सकता, अकेला नहीं खींच सकता, लेकिन सन के साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज कीजिए यहाँ पे सन है, अब ये मोटा मोटा बता रहा हूं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, आगे और डिटेल में पढ़ा जाएगा। हालांकि जो टाइड्स है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी एनसीईआरटी में इतना दिया भी नहीं है। जब जीएस पढ़ेंगे अगर तो उसमें और ज्यादा अच्छे करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे जितना दिया बताया गया उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने तरीके से। यहाँ पे सन है, मून है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको होल्ड कर रखा है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ को होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रही है इसके चारों तरफ। अब जब बीच में मून आ गया तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिसबैलेंस आएगा उसमें, जब तीनों एक लाइन में आएंगे तो खासकर से जब मून बीच में आएगा थोड़ा सा डिसबैलेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये डिसबैलेंस जो है इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से ये जो अर्थ, ये अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अर्थ मून से बहुत ज्यादा बड़ी है, मून अर्थ को खींच नहीं सकता। तो क्या होता है, अर्थ तो नहीं खींचती, लेकिन उसके ऊपर जो जहां जहां पे पानी मौजूद है, प्रेजेंट है, वो थोड़ा सा मून की तरफ खींचने लगता है। इतना ज्यादा भी अट्रैक्शन नहीं है मून का कि वो बह पानी निकल के गया एनवायरमेंट से और स्पेस में चला जाए या मून की तरफ चला जाए, इतना ज्यादा भी नहीं है। वो कुछ फीट तक ऊपर ऊपर होता है। जब ये फोर्स कम हो जाती है तो क्या होगा, वो लो हो जाएगा, वो वापस अपनी जगह चला जाता है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इधर इस तरफ। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। ये मैं आपको भी अभी डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, उसकी वजह से इधर का पानी राइज होने लगता है। ठीक है, तो यहां पे और यहां पे हाई टाइड होगा, यहां पे और यहां पे लो टाइड हो जाता है। समझ गए? इतना समझ आ गया? ठीक है, तो ये बेसिकली ये टाइड्स की स्टोरी है। अब सन की पोजीशन बदल रही है, मून की पोजीशन बदल रही है, उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, अलग तरीके से फोर्स काम करती है। ठीक, अलग अलग इनके टाइमिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जितना हो सकेगा एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बाकी जीएस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जनरल स्टडी में। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है कि सर्जेस क्या होती है। अब देखो, टाइड्स में और सर्जेस में एक फर्क होता है। पहले तो कॉमन तो ये होता है कि दोनों में ही जो सी वाटर लेवल है वो राइज और फॉल करता है। लेकिन टाइड्स में जो पहला वो है, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि टाइड्स में ये जो सी वाटर जो राइज और फॉल करेगा ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होना ही होना है। जबकि सर्जेस में ये जो राइज एंड फॉल होता है ये पीरियोडिक नहीं होता, ये कभी हो जाता है कभी नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टाइड्स में जो वर्किंग फोर्स है, जो फोर्स जो एक्शन में है, वो सन एंड मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, ठीक है, बताया मैंने, अट्रैक्शन ऑफ
सन एंड मून, समझा दिया यहाँ पे। लेकिन सर्जिस में जो जो अट्रैक्शन, जो राइज एंड फॉल हो रहा है, जो वर्किंग फोर्स है उसके लिए जो जिम्मेदार है, वो क्या है हमारी? वो हमारी मेटेरोलॉजिकल फोर्स, मेनली विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड की वजह से होता है। क्या होता है? अर्थ के सरफेस पे ये सी लेवल, ये सी है, तो क्या होगा? हवाएं चल रही हैं, अपने साथ ही यहाँ का पानी उड़ा करके यहाँ ले जाएंगी, यहाँ इकट्ठा कर देंगी। तो क्या होगा? यहाँ का सी लेवल थोड़ा सा राइज हो जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, हवा चलने की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी हो जाता है। कई बार जब पानी यहाँ से एक तो जा ही रहा है, ठीक है, ऊपर से हवा गिर रही है, मान लो नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? दबाव बनाएगी, तो पानी और ज्यादा दूसरी तरफ भागेगा। तो मेटेरोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से जब वाटर लेवल राइज या फॉल होता है, उसको हम सर्जेस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेटेरोलॉजिकल इफेक्ट्स। मूवमेंट ऑफ वाटर जो कि किस वजह से होती है? मेटेरोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से, इफेक्ट्स की वजह से। कौन कौन से हैं वो? विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस। विंड्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब चेंजेस आते हैं तो उसको हम सर्जेस बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है ये? द स्टडी ऑफ टाइड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। टाइड्स की जो स्टडी है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने बता दिया आपको। स्पेशली एंड टेम्पोरली, हर जगह पे अलग तरीके से टाइड आता है, हर जगह पे अलग तरीके से फोर्स। जैसे मैंने क्या बताया, ये जो जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये जो सन और मून की साइड में है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है। तो इस दोनों अलग अलग जगहों पर अलग अलग फोर्सेस काम कर रही हैं। एंड टेम्पोरेली, थोड़ी देर तक ही फोर्स काम करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, कैसे कब क्या होता है, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, तो जितना एनसीईआरटी में होगा पढ़ाया जाएगा। एज इट हैज ग्रेट वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट। क्यों? इसी वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब चीजों में डिफरेंसेस की वजह से, अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इन्हीं की वजह से टाइड्स की फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव होता रहता है। कहीं पे ज्यादा आते हैं, कहीं पे कम आते हैं। उनके मैग्नीट्यूड में भी फर्क आता है और उनकी हाइट में भी फर्क आता है। हर जगह एक जैसे नहीं आते, हर दिन एक जैसे नहीं आते। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। आई होप आप सबको। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्सेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स। अभी हमने पढ़ा कि दो तरह की फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है टाइड्स के लिए। पहला, सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, जो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अर्थ को वापस खींचेगा। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? छोटी सी कहानी है। ये हमारे इधर पूरा सन मान के चलते स्टैटिक है। ठीक है। मून यहाँ आ गया बीच में, सन मोर अर्थ के बीच में। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मून क्या करेगा? अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। पहले सिनेरियो में खींचा उसने, जब इसको खींचेगा तो अर्थ तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है मून से। यहाँ पे उतना बड़ा दिखाया नहीं मैंने, लेकिन जो फ्लूइड है, वाटर तो फ्लूइड है, वो क्या होगा? अपनी जगह से थोड़ा हिल जाएगा, आगे मून की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कुछ फीट तक वो ऊपर आ जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अर्थ, मून और सन ही सिर्फ तीन सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है यूनिवर्स में। अर्थ के ऊपर सिर्फ मून और सन का ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा, और भी अदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। दो प्लैनेट्स और हैं इधर, पीछे भी कुछ प्लैनेट्स हैं। पूरा यूनिवर्स जो कनेक्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, क्या होगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पे मैं आपको बता दूं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में अभी बताऊंगा। पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताता हूं। तो क्या होगा? वो वापस उसको खींचेगी। वो क्या होगा? वो वापस उसको खींचेगी। मतलब बाकी जो चीजों, बाकी जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लग रहा है, वो कहेगी कि हमें छोड़ के कहां जा रही है। सपोज कि मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, मुझे एक ने इधर से पकड़ा हुआ है, एक ने इधर से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और एक ने पीछे से पकड़ा हुआ है। अचानक से मुझे धक्का लगा, मैं आगे गिरा, लेकिन मैं पूरा नीचे नहीं गिरूंगा। मैं गिरूंगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये तीनों मुझे, क्योंकि मैं पकड़ा हुआ हूं या इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, तो वापस अपनी जगह पे आ जाऊंगा, और अपनी जगह पे नहीं आऊंगा, थोड़ा पीछे आऊंगा, ताकि मैं दोबारा से बैलेंस हो चुके फोर्स। यही अर्थ के साथ होता है। अर्थ इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए अर्थ को वापस जाना पड़ता है थोड़ा सा पीछे, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ही होती है जितनी की मून की और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ना कम ना ज्यादा। रिजल्टेंट क्या होता है?
रिजल्ट ये होता है कि एक बल्ब उस वजह से इस तरफ भी बन जाता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करती है। बाकी सब जो है ना, क्योंकि अपनी अपनी जगह से हिलेगी तो बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी है वापस इसको खींचेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेंगे, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, समझ आया? रिजल्ट क्या निकलता है फिर उसके बाद? चार्ज इधर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल इधर खींच रही है, अर्थ कहीं नहीं जा रही है, पानी ही डोल रहा है इधर से उधर, क्योंकि अर्थ पे फोर्स हो रही है लेकिन अर्थ उतनी भी ज्यादा नहीं हो रही कि अर्थ अपनी जगह से हिल जाए, तो वो पानी फ्लूइड है तो पानी हिल जाता है, तो इधर का भी हिल रहा है, इधर का भी हिल रहा है। अब रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक ही साइन पे जब भी टाइड होगा तो जिस साइड मून और सन है उस साइड भी बल्ज बनेगा और उसके अपोजिट साइड में भी बिल्कुल सेम वैसा ही बल्ज बनेगा। ठीक है, अब यहां पे दो टर्म्स आई थी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो बचपन में का एग्जाम्पल पढ़ा हुआ आपने फिजिक्स क्लास में, एक पत्थर लो, उसको क्या करो, उसको रस्सी से बांधो और इस तरीके से घुमाओ, इस तरीके से घुमाओ, तो वो जो धागा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, वो उस धागे वो उसको उस पत्थर को दूर नहीं जाने दे रहा, बांध के रख रहा है। लेकिन एक फोर्स ऐसी है पत्थर के ऊपर जो उस पत्थर को बाहर जाने के लिए काम करती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, मान लो हमने धागा ऐसे चल रहा है, धागा काट दिया किसी ने, तो पत्थर दूर जाके पड़ेगा, गिरेगा एकदम से उसी डायरेक्शन में, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वही ये है, जैसी अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगी इस तरफ को काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक फोर्स ऐसी, बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज भी तो है ना, पूरा यूनिवर्स तो बैलेंस में है ना। यहां समझ आ गया? देखते हैं एनसीईआरटी बोलती है, द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट सन्स ग्रेविटेशनल पुल आर मेजर कॉजेज फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स कैसे होते हैं? मून का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल। मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है, सन का ग्रेविटेशनल पुल उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन तो स्टैटिक है, सन तो अपनी जगह ही है। मून आता है कभी कभी आकर के लोचा करता है, चल भाई चल आज चलते हैं, है ना, चल भाई चल चल, होता है ना ऐसा। मून आता है तो मून के आने से क्या होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा बढ़ जाती है, सन के अकेले से उतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो मून की जो फोर्स है वो ज्यादा इसमें जो है इंपैक्ट डालती है। ऐसा नहीं सन की फोर्स नहीं है, सन में ही ये मिलेगी। मान लो सन की एक्स है तो एक्स प्लस मून की एम जब होगा तभी ये अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज खाली एक्स तो हमेशा रहती ही है ना। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने बता दिया आपको, अगला फैक्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी। ये वो फोर्स है जो इस ग्रेविटेशनल पुल्स को बैलेंस करने के लिए करती है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज के साथ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जब अर्थ इधर को खींचेगी तो वो सब बॉडीज अर्थ को वापस खींचती है। अगेन अर्थ तो खींचती नहीं है, पानी ही खींच जाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी समझ नहीं आएगा तो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। आगे कह रहा है, टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू मेजर टाइडल बल्जेस ऑन द अर्थ। अब सेंट्रीपिटल, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों का, इन दोनों के एक साथ काम करने से क्या होता है, दो बल्ज बनते हैं अर्थ पे, एक यहाँ पे बनेगा मून की साइड, एक अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा सेम टाइम पे। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून ए टाइडल बल्ज ओकर्स। जो साइड मून को फेस कर रही है एक टाइडल बल्ज वहां पे बनता है, टाइडल बल्ज। while on the opposite side, though the gravitational attraction of moon is less as it is farther away, the centrifugal force causes a tidal bulge on the other side। देखो इस साइड क्या कह रहा है, इस साइड तो मून का ग्रेविटेशनल इंपैक्ट है तो टाइडल बल्ज इस वजह से बन जाएगा, लेकिन इस साइड मून का अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे टाइडल बल्ज जो बन रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनता है, क्योंकि यहाँ पे मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो काम ही नहीं कर रहा है कुछ, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम करेगी और उसकी वजह से बल्ज बन जाएगा यहाँ पे पानी का। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी। द टाइडल जनरेटिंग फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस फैक्टर्स। जो टाइड जनरेटिंग फोर्सेस है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। कौन कौन सा? पहला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरफ मून का अट्रैक्शन जाता है उस तरफ टाइडल बल्ज बनेगा, और किस वजह से बनेगा, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और दूसरी साइड अपोजिट साइड में मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो बल्ज बन रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बन रहा है।
समझ आया ना, इस तरीके से बन रहा था ना, है ना। यहां पे बनेगा सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव है, लेकिन इस साइड एक्टिव नहीं है, तो इस साइड जो बल्ज बन रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बन रहा है। यही बात एनसीईआरटी बोल रही है, आगे भी 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, वो यही सब बताया, पढ़ के बताता हूँ आपको। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द नियरेस्ट द मून, ये वाला सरफेस जो है मून के पास है, द पुल और अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो देयर इज नेट फोर्स कॉजिंग बल्ज टुवर्ड्स द मून। कि ये जो फोर्स बन रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि मून के पास है, यहाँ ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, तो बल जो बनेगा वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनेगा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ द अट्रैक्शन फोर्स इज लेस, दूसरी साइड ये अट्रैक्शन फोर्स कम है, मून और सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम है, एज इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डोमिनेंट, हेंस इट इज नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेंट है, और जो बल्ज बनेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनेगा। समझ आ गया? आगे क्या कह रहा है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। आगे हमारा आगे नया हमारे पास एक टर्म आई है, टाइडल करंट्स। क्या होते हैं टाइडल करंट्स? देखो मैं आपको बताता हूं, ये एक लैंड है का टुकड़ा है, ठीक है। मान लो एक बे है फनल शेप्ड। फनल शेप्ड मतलब इस तरीके से होगी वो, यहां पे ये कोस्ट लाइन है, ये भी कोस्ट लाइन है, आगे सी है पूरा। लेकिन ये एक बे है, जो समुद्र जब अंदर घुस जाता है अर्थ के लैंडफॉर्म के, वो थोड़ा सा हिस्सा नीचे होता है तो यहाँ पानी भर जाता है ना। तो ये बे की शेप उसने ली हुई है, फनल शेप्ड है। फनल शेप क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे माउथ जो इसका वो चौड़ा है, और आगे आते आते ये पतली होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, इसलिए फनल शेप्ड है। अब एक छोटी सी बात है, सपोज करो जब टाइड आएगा, पानी यहां से ऊपर उठेगा, आगे बढ़ेगा, तो क्या होगा? बे छोटी होती जा रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां पे क्या होगा, ये पानी जो यहाँ पे, क्योंकि इसका माउथ बड़ा है, ब्रॉडर है, तो आगे जाके ये पानी जो है इसकी ऊंचाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज छोटी होती जा रही है। सपोज करो कोई कमरा है, उसमें पानी भरा हुआ है, और यहां से दीवारों को छोटा करने लगो, तो पानी का हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्योंकि ये आगे जाके संग्रह होता जा रहा है, तो पानी की हाइट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है बेस में ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एक तरह से तूफान या सैलाब कुछ आ गया है। इसको हम बोलते हैं टाइडल करंट्स। क्या कह रहा है ये? द टाइडल बल्ज ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव ग्रेटर हाइट। जो टाइडल बल्ज होता है वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, उनकी ग्रेटर हाइट होती है। क्यों होती है? यहां पे मैं आपको बताता हूं। ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। यहाँ पे जब टाइड आएगा तो यहाँ पे डेप्थ कम है, क्योंकि तो पानी की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। अभी आ रहे हैं इस पे, बे वाले भी आ रहे हैं, टाइडल करंट्स पे भी आ रहे हैं, पहले देख लो। क्योंकि यहाँ पे पानी की नीचे जमीन है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था ये चीज कि जब जमीन नीचे आ जाती है और पानी ऊपर उठेगा तो उसकी वो अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे जाके वो पानी, मानो ये है ना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, पानी 5 फुट इतना ऊपर उठ गया, ठीक है। तो यहां से जब चलेगा 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 तो इसकी ऊंचाई भी तो बढ़ जाएगी ना अपने आप, पेपर में जो होगा, क्योंकि स्लोप में है, तो इसलिए यहां पे आके इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्यों बता रहे हैं? अभी ये यहाँ पे भी काम आने वाला है, यहाँ पे नैरो भी हो रहा है और स्लोप भी है, दोनों भी। तो सोचो पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। द टाइडल बल्जेस ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैव ग्रेटर हाइट। व्हेन द टाइडल बल्जेस हिट द मिड ओशियनिक आइलैंड्स दे बिकम लो। लेकिन जब ये टाइडल बल्ज जो मिड ओशियनिक आइलैंड्स को हिट करते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे कह रहा है, आ जाते हैं फिर दोबारा इस पे। द शेप ऑफ बेज एंड एस्चुरीज अलोंग ए कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स। टाइड्स की इंटेंसिटी जो है शेप ऑफ बे और एस्चुरी जो इंटेंसिफाई कर सकती है, मैग्नीफाई कर सकती है। कैसे? फनल शेप बेस ग्रेटली चेंज द टाइडल मैग्नीट्यूड। फनल शेप बे में टाइड का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी। बता दिया मैंने कैसे बढ़ेगी। When the tide is channeled between islands on its or into bays, estuary they are called tidal currents. जब जो टाइड है वो किसी एस्चुरी या बे में चैनल हो जाता है, चला जाता है, टाइड जो होता है बे एस्चुरी में आता है, तो उनकी हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको हम टाइडल करंट्स बोलने लगते हैं, ठीक है। समझ आ गया आगे? अभी आगे जाके एक टाइडल करंट्स का एग्जांपल आ रहा है हमारा बे ऑफ फंडी का, ठीक है। बे ऑफ फंडी का एग्जांपल है, आपको पढ़ के बता देता हूं। The highest tides in the world, Bay of Fundy,
बे ऑफ फंडी। क्या कह रहा है ये, कहां पे है, कनाडा में है। द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड ओकर इन बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कोटिया कनाडा। ये जो हाईएस्ट टाइड्स हैं ये कनाडा की बे ऑफ फंडी में आते हैं। रीजन क्या बताया मैंने कि टाइडल करंट्स होते हैं। बे जो होगी यहां से इसका जो माउथ होगा वो ब्रॉड होगा, यहां पे अंदर आते आते नैरो हो जाएगी। तो जब टाइड्स आएंगे तो क्योंकि ये नैरो होते जा रहा है कोस्ट, टाइड्स की जो ऊंचाई है वो अंदर आते आते बढ़ती चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे टाइड्स जो होंगे सबसे ज्यादा ऊंचे आते हैं। द टाइडल बल्ज इज 15 to 16 मीटर। टाइडल बल्ज जो 15 से 16 मीटर तक हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज देर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लाइट टाइड्स एवरी डे, roughly 24 hour period, then a tide must come within about 6 hour period। और इस जगह पे दो हाई टाइड आते हैं और दो लो टाइड आते हैं। एक ही जगह पे हाई टाइड भी आ रहा है, लो टाइड भी आ रहा है। कैसे हैं ये हम अगले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब एक ही दिन में 4 बार टाइड्स आएंगे तो 24 आवर्स का डे होता है, 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 है ना, 6। तो एक दिन में हर 6 घंटे में एक टाइड आ रहा है, समझ लीजिए, लो टाइड या हाई टाइड। एज रफ एस्टिमेट द टाइड राइजेज अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आवर। और एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो एक टाइड जो है वो 240 सेंटीमीटर एक घंटा चलता है। 6 फुट हाइट जो होती है वो 180 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना। तो 240 सेंटीमीटर। If you walk down a beach with a stiff cliff alongside, which is common there, make sure you watch tides. If you walk for an hour and notice that the tide is coming in, the water will be overhead before you get back to the start. ये कह रहा है कि मान लो आप, ये हमारी बे ऑफ फंडी है, ये हमारी बे ऑफ फंडी है और यहाँ पे कहीं पे एक पहाड़ है, एक चट्टान है, यहाँ पे एक चट्टान है, ठीक है। ये मान लिया यहाँ पे एक चट्टान है, आप इस बे यहाँ पे घूम रहे हो, ठीक है, चट्टान है और आप ऐसे इधर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हो। थोड़ी देर में टाइड आ गया, तो टाइड जब आएगा तो वेव्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आपको वापस जाने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपके सर के ऊपर से पानी चला जाएगा, ठीक है। लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, घूम रहे हैं, बीच पे घूम रहे हैं, उन्हें क्या पता कि इधर चट्टान है, इधर इधर जो वो फनल शेप्ड बे है, हम बे पे घूम रहे हैं, उधर से जब पानी आएगा तो इतनी जल्दी उसका वो बढ़ेगा, इतनी जल्दी उसका मैग्नीट्यूड होगा कि आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप चट्टान क्रॉस करोगे, ऊपर चढ़ोगे, तब तक आप पानी में डूब चुके होंगे, ठीक है। तो ये बे ऑफ फंडी का एग्जांपल इन्होंने दिया था, वो मैंने आपको समझा दिया। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टाइप्स ऑफ टाइड। तो टाइप्स ऑफ टाइड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक क्या करना है आपको, ये वीडियो देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।